आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। वक्फ बिल पास हो चुका है और लोगों को बीजेपी से तो उम्मीद नहीं थी, और खासकर जो विरोध इसका कर रहे हैं, खासकर जो मुस्लिम नेता हैं, ये विपक्ष के लोग हैं, उनको बीजेपी से तो कोई उम्मीद नहीं थी कि वक्फ बिल को टाल देंगे या नहीं टेबल करेंगे या आगे के लिए कुछ ना कुछ बहाना बना करके छोड़ देंगे। वो उम्मीद नहीं थी, लेकिन लोगों को उम्मीद थी किससे? जो सेकुलर पॉलिटिक्स करने का दावा करते रहे हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जेडीएस के देवेगौड़ा, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी और चिराग पासवान। अब जब इन सब ने बिल का समर्थन किया है तो उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। हमने आपको पहले ही बताया और दिखाया है कि किस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम मुस्लिम नेता अपना इस्तीफा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के इस फैसले से कि वक्फ बिल का समर्थन करने से वो नाराज़ हैं, वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे नेता हैं जो शुरुआत से जेपी आंदोलन इमरजेंसी से, जब से नीतीश कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, तब से उनके साथ जुड़े रहे। गुलाम गौस जैसे सीनियर नेताओं ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। यहाँ तक कि कुछ नेता तो इस कदर नाराज नजर आए कि उन्होंने अपने घर पर लगी हुई नेम प्लेट तक तोड़ दी, जिसमें वो जेडीयू के नेता के तौर पर उनकी ग्रीन नेम प्लेट लगी थी। तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आफरीदी साहब हैं जो जेडीयू के माइनॉरिटी मोर्चा में एक नेता थे, पदाधिकारी थे। इन्होंने अपनी नेम प्लेट भी तोड़ दी नाराजगी में, और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। नाराजगी इस कदर बढ़ गई है, लेकिन ये आग नाराजगी की सिर्फ नीतीश कुमार तक नहीं पहुंची है, ये अब बाकी नेताओं तक भी पहुंचने लगी है। अब ये पहुंच गई है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी तक। जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के सदस्य थे। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में उन्होंने चुनाव भी लड़े, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। तब भी बहुत सारे मुस्लिम नेता उनकी पार्टी के थे जिन्होंने जयंत चौधरी का साथ दिया। यहां तक कि जयंत चौधरी के 2 विधायक भी मुस्लिम हैं, उन्होंने भी जयंत चौधरी का साथ दिया। लेकिन अब जयंत चौधरी ने जब वक्फ बिल के समर्थन में वोट किया, उनके 2 सांसद लोकसभा में हैं और वो खुद राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके पास 3 वोट हैं और तीनों वोट वक्फ बिल के पक्ष में गए, तो जयंत चौधरी की पार्टी से भी इस्तीफे होने लगे हैं। और छोटे मोटे पदाधिकारी नहीं, इस्तीफा हुआ है जयंत चौधरी की पार्टी के महासचिव शाहजेब रिजवी का। शाहजेब रिजवी बहुत समय से जयंत चौधरी की पार्टी में थे और उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया है, एक वीडियो भी जारी किया है, और उन्होंने इस वीडियो में कहा है कि जिस पार्टी को मुसलमान मुख्य धारा में लेकर के आए हैं, वही पार्टी आज मुसलमानों के खिलाफ बन रहे कानून में जयंत चौधरी ने अपनी सहमति जताई है। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि आज जहाँ पर भी जयंत चौधरी पहुँचे हैं वो सेकुलरिज्म की बातें करते हैं, और जहाँ वो हैं उसमें मुसलमानों का योगदान है। आज सरकार में भी बैठे हैं, लेकिन उनके इस कदम से मुसलमानों ने अपने आप को ठगा महसूस किया है। उन्होंने कहा कि जैन सेकुलरिज्म की बातें तो करते हैं, मुसलमानों की बातें करते हैं, लेकिन आज जब मुसलमान की ज़रूरत है तो उनके खिलाफ बन रहे कानून पर इस तरह का फैसला ले लिया। कहा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, आप सरकार में बैठे हैं लेकिन चौधरी चरण सिंह के बताए रास्ते से भटक गए हैं। हम लोग जयंत चौधरी के फैसले से निराश हैं। ये बात जयंत चौधरी की पार्टी के ही पदाधिकारी ने कही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अहम मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा ये है, जिस पार्टी को मुसलमान मुख्य धारा में लेकर के आए, आज मुसलमानों के खिलाफ जो कानून बन रहा है वक्फ का, उसमें जयंत चौधरी साहब ने अपनी सहमति जताई। मैं बड़े मन से कह रहा हूँ, जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों की बदौलत यहाँ तक पहुंचे, आज सरकारों में बैठे हैं। आज मुसलमानों ने अपने आप को ठगा महसूस किया, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं। सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, जब वोट का टाइम आएगा बहुत ऐसी पार्टी जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को जरूरत होती है इनकी, आज मुसलमानों की जरूरत थी इनकी, जो मुसलमानों के खिलाफ ही कानून बन रहा है, तो इनको डिसीजन जो लेना था वो सोच समझ करके डिसीजन लेना था। सरकार तो आती जाती रहती है, आज सरकार में बैठे हो, कल सरकार रहे या ना रहे, लेकिन आप चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते से भटक गए।
मैं हाथ हूं आपके फैसले से, मुझे बड़ा दुख पहुंचा है और भले मन से कह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमान आपको अपनी आंखों का तारा समझ बैठे थे और मुसलमान के दिमाग में कई चीजें थी, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधायक बने आपकी पार्टी के और कोई ऐसी सीट नहीं है जिसपे मुसलमान अच्छा खासा वोट बैंक ना हो, निर्णायक वोट बैंक ना हो, और मुसलमान ने वन साइडेड वोट किया आपको, 10 विधायक बनाए। आप सरकार में जो बैठे हैं सिर्फ इसी वजह से बैठे, आपके पास 10 MLA हैं, लेकिन आपने जो फैसला लिया है आज मुसलमान बहुत आहत है आपके इस फैसले से। मैं खुद भी आहत हूं, क्योंकि बहुत चीजें होती हैं, सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको निभाना और दिखाना वो बहुत जरूरी है। आप जब सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों को जरूरत थी आपकी, इस वक्त तो मुसलमानों के लिए आपको खड़ा होना था, लेकिन आपने जो फैसला लिया है, आपको अधिकार है, आपके पास ताकत है, लोकसभा में बहुमत भी है आपके पास, आप कुछ भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं। तो आपने सुना जयंत चौधरी की पार्टी के महासचिव रिजवी साहब ने नाराजगी अपनी जाहिर की है, चौधरी चरण सिंह का नाम ले रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि नेताओं ने ये फैसला लिया क्यों। अब आज ही हमने वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा से इस पूरे मामले में बात की। विनोद शर्मा साहब का ये कहना है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति या उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं है, वो सेहतमंद नहीं है। नाम और चेहरा तो नीतीश कुमार का है, पर कुछ और लोग फैसले कर रहे हैं। और इसके अलावा ये भी कहा कि नीतीश कुमार को मीडिया के सामने आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और जाहिर करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये भी साबित करें नीतीश कुमार कि वो पूरी तरीके से सेहतमंद हैं और इस विधानसभा चुनाव जो इस साल अंत में होगा बिहार में, उसमें पार्टी को लीड करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। आज नीतीश कुमार एक सरकारी फंक्शन में गए थे, वहां पर उनसे पत्रकारों ने पूछा कि नीतीश जी आपने वक्फ बिल का समर्थन क्यों किया, तो नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पत्रकारों से नमस्कार और टाटा बाय करके निकल गए। अब तक इन पार्टियों में जितने भी नेता हैं जिन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया है और जिनसे नाराजगी ये है कि यहाँ तक कि उनके पदाधिकारी, उनके पार्टी के MLC महासचिव तक अपने पद छोड़ करके इस्तीफा दे रहे हैं, उनको लानतें भेज रहे हैं, उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। लेकिन चिराग पासवान ने ज़रूर अपनी चुप्पी तोड़ी है। चिराग पासवान ने कहा है कि लोगों की जो नाराज़गी है वो भी उनके सिराखों पर है, उनके माथे पर है। उन्होंने याद दिलाया कि उनके पिता रामविलास पासवान चाहते थे कि बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने। तो उन्होंने कुछ पुरानी बातें याद की और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। विलास के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर, कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराजगी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में NDA का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराजगी मेरी सर आंखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे, पर तब तक अगर आप मुझसे अपनी नाराजगी भी अगर आप रखेंगे तो बस इतना याद जरूर रखिएगा कि चिराग पासवान का समर्पण न सिर्फ उस समाज के प्रति है, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों के प्रति है। मेरा कमिटमेंट उनकी आइडियोलॉजी के साथ है और उनकी आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय की रही है।
और इसके साथ चिराग पासवान ने ना कभी समझौता किया था, ना कभी भविष्य में समझौता करेगा। चिराग पासवान के द्वारा लिया गया हर फैसला, मेरी पार्टी के द्वारा लिया गया हर फैसला मेरे पिता के विचारों को मजबूत करने की सोच को प्राथमिकता देने की दिशा में लिया जाएगा। चिराग पासवान को आपने सुना, उधर तेलुगु देशम पार्टी में भी हाहाकार मचा हुआ है। चंद्रबाबू नायडू आज अगर सरकार में है तो उसमें मुसलमानों का एक बड़ा योगदान है। अगर बात करें जो रिजल्ट्स आए 2024 के विधानसभा चुनाव में, चंद्रबाबू नायडू जीते, वाईएसआर हारे, उसमें लगभग आंध्र के 75% मुसलमानों ने चंद्रबाबू नायडू को वोट किया। और चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो जयंत हो, चाहे वो चिराग हो, चाहे वो चंद्रबाबू हो, ये सब इफ्तार पार्टीज में स्कल कैप पहनना, मुसलमानों को गले लगाना, दिखना, ये सब सारे काम करते रहे हैं। लेकिन अब वोटिंग हुई है तो उन्होंने साथ नहीं दिया। चिराग पासवान का बयान तो आपने सुना, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान बयान तो देते हैं, कहते तो हैं, पर हिमायती हैं मुसलमानों के, लेकिन जब स्टैंड लेना होता है, जब असली अग्नि परीक्षा आती है, जहां उनके वोट से कुछ असर पड़ रहा हो, तब वो स्टैंड नहीं लेते हैं। सिर्फ बयान काफी नहीं है, उन्हें जमीन पर दिखाना होगा कि वो मुसलमानों के साथ हैं। अब इस पूरे मामले में बात इतनी बढ़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट वैसी साहब भी पहुंच गए हैं, कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद जावेद भी पहुंच गए हैं, आम आदमी पार्टी का मानतुल्लाह खान भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं वक्फ बिल के खिलाफ। इधर बीजेपी भी कह रही है कि हमने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। ये समस्या थी कि डीएम आखिरी फैसले करेगा, हम तो यहाँ तक कि ये अमेंडमेंट कर चुके हैं कि अब एक ऑफिसर जो है वो अपॉइंट कर दिया जाए राज्य सरकार द्वारा, वो फैसले ले, इंडिपेंडेंट तरीके से हर ज़मीन की जांच हो। तो ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अब पॉलिटिक्स कैसे अनफोल्ड होगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक ये जो आशंका जताई जा रही थी कि मुस्लिम सड़कों पर आ जाएंगे, हिंसा होगी, दंगे होंगे, रोड ब्लॉक होंगे, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करेंगे। कोर्ट का रास्ता तो ऑलरेडी लिया ही जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा वक्फ बिल को लेकर के, कल ओवैसी साहब ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं जिसमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को संवैधानिक बेंच को देगा, संवैधानिक बेंच सुनेगा और फैसला हक में देगा विपक्ष के? लेकिन चूंकि ये कानून तो संसद से पास है तो ऐसा आसान नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा स्टैंड ले लेगा? बहुत सारे सवाल हैं जो भविष्य के गर्त में हैं। लेकिन सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा देनी होगी नीतीश कुमार को, क्योंकि इस साल ही बिहार में चुनाव है। बीजेपी के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार की सेकुलर पॉलिटिक्स पर इतना एतबार मुसलमानों का था कि उन्होंने नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट दिया, उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। अब नीतीश कुमार ने जब ये फैसला लिया है तो उसके बाद क्या वो जो आम मुसलमान उनके साथ नजर आते थे वो उनके साथ रहेंगे? क्या जयंत चौधरी जब विधानसभा चुनाव में जाएंगे, अब उनका गठबंधन पिछली बार सपा के साथ था, इस बार वो भाजपा के साथ लड़ेंगे, क्या मुसलमान उनको वोट देगा? ऐसा लगता नहीं है। चिराग पासवान जो बताते हैं कि वो 21वीं सदी के युवा हैं, वो किसी के कपड़ों के बारे में, सड़क पर नमाज पढ़ने के बारे में जो तमाम फैसले लिए जा रहे हैं उसको समर्थन नहीं करते हैं, ऐसा मैटर नहीं होना चाहिए, बयान देते हैं लेकिन वोट नहीं देते। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हम ये ज़रूर कहते हैं कि अभी मामला कोर्ट में है और कोर्ट तय करेगा कि ये बिल संवैधानिक है या नहीं है। लेकिन वक्फ बिल पास होने के बाद बहुत सारी बातें आ रही हैं, कुछ चीज़ें भड़काने वाली भी हो सकती हैं, कुछ लोग नेता भड़काऊ भाषण भी दे रहे हैं, उनके भाषणों में ना आए। सब्र करें और कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करें। लोकतंत्र है हमारे देश में और देखें कि ये भी सिल्वर लाइन है कि 288 वोटों के खिलाफ लोकसभा में 232 वोट पड़े, कभी भी विपक्ष इतना एकजुट नहीं रहा। तो अब देखते हैं, बिहार में पहली अग्नि परीक्षा देनी होगी चिराग को भी और नीतीश कुमार को भी। सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट जाने की बात पर ओवैसी साहब ने क्या कहा था। आप लोग अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये कानून तो बन जाएगा, राज्यसभा से भी पास हो गया, लोकसभा से भी पास हो गया, अब वो नोटिफाई हो जाएगा, राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर बचे हुए आज ही हो जाएगा। हाँ, तो वो खत्म हो गया। अब क्या करेंगे आप लोग?
नहीं, हमारी पार्टी ने तय किया है सौरभ भाई कि हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और हमारे वकील होंगे इंशाल्लाह, निजाम पाशा साहब, हमारी उनसे बातचीत हुई है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं मेंबर हूँ और हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट साहब की बहन का डेथ हुआ, इंतकाल हुआ है, बिहार गए हुए हैं। उसके बाद मीटिंग होगी, एक वो प्रोग्राम जो बनाएंगे हम उसका हिस्सा रहेंगे। मगर हम एक बात का देश को बता रहे हैं कि इस कानून से हिंदू मुस्लिम दूरियां बढ़ेंगी, सोशल कोहेजन वीक होगा, भारत का सोशल फैब्रिक वीक होगा और एक सेंस ऑफ इनजस्टिस मुसलमानों को दिखने में आ रहा है कि भाई आप इस तरह का काम जो कर रहे हैं, अगर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, सिख गुरुद्वारा में, आपके जैन के इबादत गाहों में आप सब चीज कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये प्रोजेक्ट मुस्लिम है सौरभ साहब, कि मुसलमानों की एजेंसीज को छीन लो, मुसलमानों के रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट से दूर कर दो, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो। और अच्छा, और एक आखिरी बात आप इजाजत दे तो कह दूं मैं, जी प्लीज प्लीज कि सर प्लीज। सेक्शन 2 उन्होंने ऐड किया था जिसमें अमित शाह ने कहा कि हमारे दाऊदी बोहरा को फायदा होगा। अरे आप उनके नाम पे प्रोविजन लाते, उसमें नाम भी नहीं लिखते उन लोगों का, उनको भी फायदा नहीं हो रहा। और उसमें उन्होंने रास्ता बता दिया कि तुमको वक्फ से निकलना है तो इस तरह का ट्रस्ट बना लो। तो ऑल इन ऑल मैं आपसे कह रहा हूं कि देर इज, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे वक्फ प्रॉपर्टी बचेगी। वक्फ बोर्ड सिर्फ एक पोस्टमैन बन के रहेगा और वहां पर ऐसे बीजेपी के लोग अपने लोगों को नॉमिनेट करेगी स्टेट वक्फ बोर्ड में, जहां पर इनकी सरकार है, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, जो उनके कंप्लीट यस मैन बोलना भी अंडर स्टेटमेंट होगा। वो किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ना उसका इनकम में बढ़ाया हुआ करेंगे, ना इंक्रोचमेंट्स को हटा पाएंगे।